हेलो एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। सो कैसे सब लोग, आई होप सब ठीक होंगे, सब बढ़िया होंगे। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम इन टुडेज क्लास, वेलकम इन संडे स्पेशल। सो guys, my name is Mudassir Amin. I am presenting here MCQ series regarding paper 1 UGC NET JRF. Okay, so हमारा टारगेट क्या रहता है? टॉप 20 एमसीक्यूज डेली ऑन पेपर 1 टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एट 2 PM। हमारा मिशन क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ को क्रैक करना है ना। यस यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो क्या क्या मिलता है आपको? फिलर फॉर्म से आपको मिलता है यूजीसी नेट फ्री क्लासेस, फ्री नोट्स, लाइव क्लास, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, फ्री बुक्स है ना, मॉक टेस्ट एंड क्विज़ आपको मिलते हैं। आप नोट्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं www.ugc-net.com इस वेबसाइट पे। ओके, सो गाइज ये कुछ फ्री क्लास है, इनका आप लाभ लीजिएगा। और फिलर फॉर्म की एक एप्लीकेशन आती है फिलर फॉर्म के नाम से, उसको भी आप इंस्टॉल करो, वहां से आप मॉक टेस्ट एंड क्विज़ेस दे सकते हैं, है ना। यस, सो ये 2 PM का जो क्लास है एमसीक्यू क्लास, इसको आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो बहुत कुछ खोने से बेहतर है कि इस क्लास को डेली अटेंड कर लो। ओके, सो गाइज आज के टॉप 3 कमेंट्स जो पिछले वीडियोस में आए हैं उनको हम ले लेते हैं, ठीक है। किस किस का है ये टॉप 3 कमेंट्स? पहला है सुमन चौहान। देखो मैं हर रोज कोशिश करता हूं कि अलग अलग से टॉप कमेंट्स ले जाएं, क्योंकि किसी का बार बार नेम आ जाता है, किसी मतलब मैं ढूंढता हूं कि अलग अलग सा होना चाहिए, ठीक है। सो सुमन चौहान का पहला टॉप कमेंट है पिछले वीडियोस में। उसने क्या बोला है? यू गेव अस द स्ट्रेंथ वी नीडेड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स आवर ड्रीम ऑफ वी आर सो ग्रेटफुल यू वर आवर टीचर, योर पॉजिटिविटी एंड एनकरेजमेंट ब्राइटन माई डेज, थैंक्स फॉर एम्बोल्डिंग अस, योर कंट्रीब्यूशन इन आवर लाइफ इज स्पीचलेस, थैंक्स यू सो मच अगेन एंड अगेन। सो थैंक यू सुमन, आपने इतने अच्छे वर्ड्स बता दिए हैं। देखो गाइज, आपको हमें हमारा काम क्या है? हमारा काम है आपको देना, मतलब कंटेंट देना, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज आपके पास लेके आना। बट आपको मेहनत करनी है ना। दिन रात जब मैं 12 बजे 1 बजे 2 बजे मैं आपके लिए प्रिपेयर करूंगा, तो आप क्यों नहीं करोगे, है ना। तो इसमें आपकी जीत हमारी जीत, ठीक है। यस, तो उसके बाद आरके ने क्या बोला है? थैंक्स सर, सो लविंग क्लास, फिलर फॉर्म की सभी क्लास में सबसे फेवरेट क्लास है मेरी सर, बहुत ही अच्छा पढ़ाते और समझाते हो सर आप, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू आर के ऐसे वर्ड्स बताने के लिए, और मतलब फेवरेट क्लास है आपका ये। सो थैंक यू एंड वेलकम फ्रॉम माय साइड। ओके, सो इसी तरह पवन कुमार यादव ये अक्सर करता रहता है कमेंट्स, थैंक यू पवन। तो इसका भी फेवरेट क्लास है। ये बोल रहा है नाइस क्लास सर, आई एम मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है आपका क्लास करने से, थैंक यू सर, हम पूरे दिल से मेहनत करेंगे जेआरएफ के लिए। नाइस एक्सप्लेनेशन सर, वेरी गुड क्लास सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। यस, सो ये थे टॉप 3 कमेंट्स, ठीक है, जिनको मैंने ले लिया है अभी। सो आपको भी अगर अच्छा लगता होगा तो आप भी अच्छा कमेंट कर लो, ठीक है। यस, सो गाइज चलते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज पे। उससे पहले आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और लाइक भी करो। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। यस, तो सब लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, है ना। यस, सो अपना थम्स अप दे दीजिए। देन वी विल बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू सीरीज। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल को प्रेस करके रखो, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, यस, so let's begin then, let's get started, let's start our today's MCQ series. We want JRF. Yes, so ये रहा आपके सेकंड क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which of the following factors is responsible for the increase of the role of government in developing countries? यानी इनमें से आपको बताने हैं कौन से फैक्टर्स ऐसे जो रेस्पॉन्सिबल है यानी कंट्री को डेवलप्ड बनाने के लिए। A, economic planning, B, rising expectation of people, C, privatization, D, emergence of the concept of welfare। तो आपको हिंदी वाले भी पढ़ो और आंसर करो। आपके पास ये कोड है, A है A एंड D, B है A B एंड D, C है ओनली C, D है ओनली D। सो आप सब आंसर करो, तुरंत आंसर करो, वेरी गुड।
चलो सब आंसर करो, बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं ना। यस, वेरी गुड, ऐसे आंसर करो, तुरंत आंसर करो, बहुत अच्छा। सबों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, जो भी क्लास को देख रहा है वो सब पार्टिसिपेट करो आंसर देने में। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट। ए पार्ट क्या है? ए एंड डी, यानी ए है इकोनॉमिक प्लानिंग, डी है इमरजेंस द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, यानी इकोनॉमिक प्लानिंग जब अच्छी होगी तभी हमारी कंट्री क्या होगी? डेवलप्ड होगी। ठीक है, इस तरह इमरजेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी हम इस कंट्री को वेलफेयर स्टेट बना लेंगे। ठीक है, यानी हर एक को राइट दिया जाएगा, मतलब इक्वल राइट्स होने चाहिए, है ना, इक्वल जस्टिस होनी चाहिए, है ना, हाँ, इक्वल प्लेस पोजीशन होनी चाहिए, मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कंट्री में कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि हमारी कंट्री डेवलप हो जाएगी। ठीक है, देखो राइजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, तो एक्सपेक्टेशन ये इस पे हमें ध्यान नहीं रखना, हमें खुद करना है कुछ। ठीक है, इस तरह प्राइवेटाइजेशन करना सबको, तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, इससे भी क्या होगा कि मनमानी होगी, अगर प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो मनमानी होगी, है ना। तो दैट मीन्स कि प्राइवेटाइजेशन और एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल, ये तो इसमें इसके साथ हम मतलब ये दो नहीं आएंगे, तो इसके जो फैक्टर है, मेन फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इमरजेंस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। सो आई होप यू गॉट इट गाइज। सो चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये देखो और आंसर करो। In India, a political party is recognized as a national or regional party by the, इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी किसके द्वारा? यानी एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसको आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज कौन करता है? ठीक है, ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सी लॉ मिनिस्ट्री इन कंसल्टेशन with the Law Commission of India, D Union Parliament in consultation with the state legislatures. So सब आंसर करो, वेरी गुड, ऐसे आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा। देखो कुछ बच्चे तुरंत आंसर करते हैं ना, तो दैट मीन्स कि आपको भी ऐसे ही सीखना है। ठीक है, मतलब वो समझने के बगैर ही क्वेश्चन का आंसर देते हैं, पहले वो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, दैट मीन्स उन्होंने प्रैक्टिस की है क्वेश्चन की। ठीक है, इस तरह आप भी प्रैक्टिस करते रहो, दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करो। ठीक है, यानी मतलब पूरा 100% देना आपको जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो वी वांट जेआरएफ, यस, ओके। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको रिकॉग्नाइज करता है एज ए नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी बाय इलेक्शन, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट बनने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको देखो और आंसर करो। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया वाज पॉपुलराइज्ड बाय, यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो आइडिया है इंडिया में, तो उसको पॉपुलराइज किसने किया है? ए डी गोरवाला कमिटी 1951, बी पॉल एच एप्पलबाय कमिटी 1953, सी आर मेहता कमेटी 1957, डी अशोक मेहता कमेटी 1978। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट, आर मेहता कमेटी 1957, इसने इसको पॉपुलराइज किया है, मशहूर किया है इंडिया में। किस चीज को? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी हमें लोगों को एक फ्रीडम देना चाहिए। ठीक है, चाहे इसमें पॉलिटिकल पावर डेवलप करने में या कंट्री को डेवलप करने में या एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने में। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है? डिसेंट्रलाइज करना है सब, यानी हमें बॉटम टू टॉप जाना है, बल्कि टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम ऑफिशियल जो बोलेंगे वही करना है, नहीं, लोगों से हमें राय लेनी, ओपिनियंस लेने, डिसीजंस लेने। ठीक है, थोड़े से इन्हें लोगों को भी हम इन्वॉल्व कर लेंगे, दैट मीन्स बॉटम टू टॉप जाना है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज इसलिए हम इसको कहते हैं। ओके, यस, सो यानी सोसाइटी से हमें डिसीजंस लेने हैं, सोसाइटी से हमें क्या करना है?
हमें उनसे ओपिनियंस लेने हैं, व्हाट विल बी गुड, है ना, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ओके, सो इसलिए यानी ये आइडिया जो पॉपुलराइज किया वो है आर मेहता कमिटी 1957। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसको देखो और आंसर करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है? ए, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, सी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डी, राइट ऑफ फ्री कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। तो सब आंसर करो। वेरी गुड। यस, सबको आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा, तुरंत आंसर करो। आपको बताना है फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है इनमें से। ओके, यस, तो देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये आपके सीक्रेट में इसका आंसर ए पार्ट। ए पार्ट के राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी कोई फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी जो है यानी इसको सीज किया गया था एज ए फंडामेंटल राइट विद द 44th कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इस अमेंडमेंट में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1978 में पहले था ये राइट प्रॉपर्टी था फंडामेंटल, अब नहीं है। ठीक है, तो इट वाज मेड ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल, इसको बनाया गया था फंडामेंटल राइट, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया है आर्टिकल 300A के अंदर। ठीक है, तो यहां पे आता है 6 फंडामेंटल राइट्स है प्रेजेंट में। वो कौन कौन से? एक है राइट टू इक्वालिटी, तो उसके अंदर आते हैं आर्टिकल 14 to 18। हिंदी में भी आएगा। ठीक है, हिंदी में बाद में होगा, यह हिंदी में। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 to 22। इस तरह 1922 इसमें थोड़ा सा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19(1)(a), जो सारे सिटीजन्स होते हैं उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया जाता है। इस तरह राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एज ए फंडामेंटल राइट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो दी जाती है वो किसके अंडर दी जाती है? वो आर्टिकल 21 के अंडर दी जाती है। इस तरह और एक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, इसमें आते हैं आर्टिकल 23 to 24। इस तरह राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें आते हैं आर्टिकल 25 to 28। इस तरह कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें आता है आर्टिकल 29 to 30। इस तरह राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसमें आते हैं आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये थे कुछ 6 मतलब फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसमें से कोई राइट प्रॉपर्टी नहीं है। दैट भी राइट प्रॉपर्टी था पहले, बट अब इसको हटाया गया है। ठीक है, एज ए फंडामेंटल राइट अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब इसको क्या बनाया गया है? इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया है। ठीक है, किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 300A। ठीक है, सो आर्टिकल 35 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच पार्ट डील्स विद द फंडामेंटल राइट, इसको लिखना ये पार्ट 3। ठीक है, उसमें है आर्टिकल 12 to 35। इस तरह फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्समेंट इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो इनको मतलब फंडामेंटल राइट जो है ये थ्रू मतलब लॉज के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट होते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। यस, सो इसी तरह हिंदी में भी है, आप हिंदी में इसको स्क्रीनशॉट ले लो और फिर नोट डाउन करो। चलो थोड़े रुकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। यस, वेरी गुड। सो स्क्रीनशॉट ले लो। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 5, इसको पढ़ो और आंसर करो। द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट चैनल बाय इग्नू ऑन 26 जनवरी 2003 फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इज, यानी डिस्टेंस एजुकेशन की ग्रोथ के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, यानी टेक्नोलॉजी एजुकेशन जो है ना, उसको डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू जरिए फैलाना लोगों में, तो उसको मतलब लॉन्च किया गया है इग्नो द्वारा। ठीक है, तो ऑन 26 जनवरी 2003 में, तो वो किसने लॉन्च करवाया है? ठीक है, मतलब कौन से चैनल थी वो? ठीक है, कौन सी चैनल थी वो जिसमें टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन मतलब को बढ़ावा दिया गया था थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन में। ठीक है, तो वो कौन सी चैनल थी थ्रू इग्नो? तो वो है ए एकलव्या चैनल, बी ज्ञान दर्शन चैनल, सी राज ऋषि चैनल, डी नन ऑफ दीज। सो आप आंसर करो, मैं दोबारा बताऊंगा।
वो कौन सी सैटेलाइट चैनल है जो इग्नो द्वारा लॉन्च की गई है 26 जनवरी 2003 में टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन के लिए, ठीक है। हाँ, टेक्नोलॉजी को मतलब बढ़ावा देने के लिए थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन, यानी थ्रू इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, सो आप सब आंसर करो, इसमें क्या कौन सा आता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट एकलव्य चैनल, कौन सी है? एकलव्य चैनल जो है इसको मतलब इग्नो के द्वारा टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। ओके, सो इसको डेट भी याद रखना 26 जनवरी 2003, ये भी आप पूछ सकता है ना। यस, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट, यानी पार्लियामेंट में जो उसने स्टेट लिस्ट में किस किस को लाया है, ठीक है। ए, with the prior permission of the president only after the constitution is amended suitably. C, in case of inconsistency among state legislatures. D, at the request of 2 or more states, ठीक है। यानी पार्लियामेंट को भी लाया गया स्टेट लिस्ट में, ठीक है। तो यानी पार्लियामेंट में जो भी होता है उसको अप्लाई किया जाता है स्टेट्स में, ठीक है। तो वो किसके द्वारा इसमें किया जाता है, ठीक है। हाँ, सो सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका आंसर, डी पार्ट, एट द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, यानी जब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स रिक्वेस्ट करेंगे तो उसकी वजह से जो पार्लियामेंट में जो भी बातें होगी तो वो लागू होंगी स्टेट्स में भी। ओके, स्टेट लिस्ट में। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको देखो और आंसर करो। What is the name of the research station established by the Indian government for conducting research at Antarctic? यानी क्या नाम दिया गया रिसर्च स्टेशन का जो एस्टेब्लिश किया गया इंडियन गवर्नमेंट ने किसको कंडक्ट करने के लिए? रिसर्च एट एंटार्क्टिक, ठीक है। हाँ, कि एंटार्क्टिक में रिसर्च करना, ठीक है। तो वो किस के आधारित में आता है? ए, दक्षिण गंगोत्री, बी, यमुनोत्री, सी, उत्तरी गंगोत्री, डी, नन ऑफ द अबव। वेरी गुड। यानी उस रिसर्च स्टेशन कौन सा, क्या नाम है रिसर्च स्टेशन का जो एस्टेब्लिश किया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा के जो अंटार्कटिका में रिसर्च होते हैं वहाँ पे वो सब मतलब एज अवेलेबल होते हैं। ओके, सो सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, ए पार्ट, दक्षिण गंगोत्री। सो ये ध्यान में रखना। ओके, सो आई होप यू गॉट। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसको देखो और आंसर करो। द काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट अथॉरिटी सिचुएटेड एट, काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट अथॉरिटी जो है ये कहां पे सिचुएट है? ए, पुणे, बी, अहमदाबाद, सी, हैदराबाद, डी, लुधियाना। रूरल इंस्टीट्यूट अथॉरिटी जो है, काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट अथॉरिटी जो है ये कहां पे वाक़ा है, ठीक है। यस, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? हैदराबाद। काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट अथॉरिटी जो है ये हैदराबाद में वाक़ा है। ओके, सो ध्यान में रखना, इसको दोबारा गलत नहीं करना। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9, इसको देखो और आंसर करो। डीएनएस स्टैंड्स फॉर, डीएनएस का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, सी, डायनामिक नेम स्टैंडर्ड, डी, डोमेन नेम स्टैंडर्ड। सो इसको आप आंसर करो, वेरी गुड। बहुत अच्छा। चलो सबको आंसर आना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन, इसका आंसर बी पार्ट। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, इजी था, तभी मैंने कम टाइम दे दिया है। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। सो आई होप यू गॉट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको देखो और आंसर करो। यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन आर कैटेगराइज्ड इनटू, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन जो है उनको किस में कैटेगराइज किया जाता है? ए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज,
डी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, ई इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, एफ सिविल सेक्टर यूनिवर्सिटीज। आपको यहाँ पे कोड चूज करने हैं। ए में आता है ए बी सी एंड डी, बी में आता है बी डी ई एंड एफ, सी में आता है ए सी ई एंड एफ, डी में आता है सी डी ई एंड एफ। सो यहाँ पे कोड चूज करो और आंसर करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो सब आंसर करो, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और टाइम लेते हैं इसके लिए, है ना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जब आपने पढ़ा होगा तब तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, है ना। ऐसे कोड चूज करना है आपको, कोड देखो सब। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट क्या है, ए बी सी एंड डी, यानी पहले 4 जो है वो इसका आंसर आएंगे। यानी उनको मतलब कैटेगराइज किया जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, स्टेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज में। इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ये नहीं आता है, सिविल सेक्टर यूनिवर्सिटीज ये भी नहीं आता है, ठीक है। सो ये 4 जो ऑप्शन है, ये पहले 4 ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। कैटेगराइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। सो गाइस, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है। यस, सब लाइक करो, फिर तब तक हम थोड़ा टॉप कमेंट देखें। जब तक लाइक करोगे और जिसको प्यास लगी है वो पानी पी लो, ठीक है। यस, सो ये कुछ टॉप कमेंट्स इसमें शिखा रुखड़ बोलती है, पेड क्लास में भी कोई इतना डीपली नहीं समझाते और डाउट भी क्लियर नहीं करते हमें, तो फिर भी सब फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू शिखा रुखड़, हैं, ठीक है। तो इसने हिंदी में लिखा था, इसको मैंने ट्रांसलेट किया था। नहीं ये तो ठीक ही था, ऐसे ही लिखा हुआ था। सो ऐसे भारती श्योरान ने बोला है, थैंक यू सर, ऐसे डीपली क्वेश्चन लाया करो सर। तो थैंक यू। तो डीपली क्वेश्चन होते हैं हर रोज, ठीक है। ऐसे आरटी चौधरी बोलती है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि आपकी क्लास से इस बार मेरी क्वालिफाइड हो जाएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह सुमन बनीवाल बोलता है, गुड आफ्टरनून सर जी, वेरी नाइस सेशन सर, आज बहुत दिनों बाद अच्छे मार्क्स आए हैं, थैंक सर जी। सो हर रोज आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे जब आप अच्छे से पढ़ोगे। इस तरह अंजलि निषाद बोलती है, आज की क्लास बहुत मस्त थी सर, सुपर्ब, थैंक यू अंजलि निषाद। इसी तरह शिल्पा विक्रम बोलती है, थैंक यू सर जी, वेरी नाइस क्लास सर जी, आप बहुत मजा आया आपकी क्लास अटेंडेड करके, थैंक यू सो मच सर जी, थैंक यू शिल्पा विक्रम। इस तरह इलीजा बोलते हैं, इलीजा हमेशा अच्छा कमेंट्स लाती है, ठीक है। तो इट हैज़ बीन रिक्वेस्टेड यू आर ऑल, ये था हिंदी में, तो इसको मैंने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। यू आर ऑलवेज इन आवर कंसर्न, से एनीथिंग टू यू बट यू डू नॉट से एनीथिंग, गिव्स ग्रेट शाइन टू योर स्टूडेंट्स, आवर सिंसियर salutations to those teachers, may you get every happiness, every progress, most loved teacher award also goes to you. So thank you Eliza, आपने ऐसा बोला है, यानी मोस्ट लाउड टीचर अवार्ड, तो इससे अच्छा कौन सा मतलब अवार्ड होगा, है ना। थैंक यू एलिजा। इसी तरह सोनी सिंह बोलते वेरी वेरी नाइस क्वेश्चंस, है ना। सो थैंक यू सोनी। सो सब के लिए मेरा थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद। आपने ऐसे कमेंट्स किए, ये तो आपका प्यार कहता है ना, तो आपको अच्छा लगता है, मतलब हमारी हेल्प आपको अच्छी लगती है, तभी आप ऐसे कमेंट्स करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। सो आप भी ऐसे कमेंट करते रहो, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो, आपकी जीत हमारी जीत, आप अगर कामयाब हो जाओगे तो हम भी उससे रोशन हो जाएंगे, है ना। वी विल आल्सो शाइन दैट हमारे स्टूडेंट्स, इतने स्टूडेंट्स है JRF लेवल पे, इतने हैं नेट लेवल पे, ठीक है। हाँ, तो हम भी कुछ दिखाएंगे, ओके।
तो बट आपकी मेहनत दिन दुगनी रात चुगनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। यस, देखो आज अगर आपकी नींदें हराम होंगी तो कल जब आपका सफल होगे, कल आपको कामयाबी मिलेगी, फिर उसके बाद आपको नींद करना ही करना है ना। यस, सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, इसको देखो और आंसर करो। देखो जिनका अभी नाम नहीं आया है लास्ट पे देखते हैं, लास्ट पे उनका नाम ले लेंगे, ठीक है। यस, सो सब आंसर करो। In 1948, under whose chairmanship a University Education Commission was set up to reconstruct the university education in India? इजी क्वेश्चन है। यानी 1948 में किसके चेयरमैनशिप के अंडर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया में। तो किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर पीसी जोशी, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी डॉक्टर विक्रम सराभाई। देखो ये एक ही क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से पूछा जाता है। ये पूछा जाया था शायद 2018 में, बट डिफरेंट एंगल से पूछा, इससे पहले भी पूछा गया है बट वहां से कुछ अलग सा थोड़ा एंगल दिया गया था उसको, ठीक है। यस, सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट के डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इन्हें राधाकृष्णन कमीशन भी इसको कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। हाँ, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इसको देखो और आंसर करो। द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इज, यानी पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी थी? ये मैं पहले भी बोला था, ये क्वेश्चन मैंने उस वक्त भी बोला था, बट वहां पे कुछ अलग से ऑप्शन थे, ठीक है। हाँ देखो, मतलब रिपीट होते हैं क्वेश्चन, है ना। हाँ, यानी पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी एस्टेब्लिश की गई इंडिया में? ए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना, बी तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी चेन्नई, सी यशवंतराव चवन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक, डी भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। तो सब आंसर करो, वेरी गुड। यहां पे जिसको कंफ्यूजन होगा अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा, ठीक है। यस, सो एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था तो वो मैं दिखाऊंगा आपको, पहले आप आंसर करो सब, बहुत अच्छा तुरंत आंसर आना चाहिए, वेरी गुड। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये पहली ओपन यूनिवर्सिटी है। देखो पिछले क्वेश्चन का भी ये आंसर, बट वहां पे ये ऑप्शन नहीं था। देखो क्या था, ये था मोनू स्वामी बोलती है इंडिया फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इज हैदराबाद BAU। सर आपने गलत बोला, बट मैंने गलत नहीं बोला, वहां पे था ऑप्शन यही। मैंने उसको कमेंट में लिखा, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। Andhra Pradesh government took the first initiative in 1982 to start the Andhra Pradesh Open University। अब उसको बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, है ना, भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी एट हैदराबाद। यानी अब हम उसको बोलेंगे कि ये फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी है कि नाम उसको वही यही है। अब उस वक्त पहले नाम था पहले आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, जब उसको बनाया गया था, ठीक है, तो उस वक्त नाम था आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। सो वो ऑप्शन था वहां पे, ठीक है। तो अब इसको चेंज किया गया है नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, तो अब हम बोलेंगे यही है। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यही ऑप्शन था आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, इसलिए वहां पे मैंने बोला ये, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, इसको पढ़ो और आंसर करो। Which among the following was launched on 2 अक्टूबर 1978? यानी क्या लॉन्च किया गया 2 अक्टूबर 1978 में, जब बर्थडे था महात्मा गांधी, यानी जब बर्थडे होता है महात्मा गांधी का, ठीक है, 2 अक्टूबर। तो उस वक्त 2 अक्टूबर 1978 ईयर में क्या लॉन्च किया गया? ए 10+2+3 स्कीम, बी एजुसैट, सी नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, डी फर्स्ट एजुकेशन रेडियो चैनल। सो सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर सी पार्ट। सी पार्ट है नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, यानी NAEP
नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। कब? 2 अक्टूबर 1978 में। सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, इसको देखो और आंसर करो। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है आपको। ज्ञानवाणी, स्वयं प्रभा, ज्ञान, ज्ञान दर्शन, ठीक है। आप इसको मैच करो। आप यहां से क्या आएगा, आपको यहां से कोड चूज करने हैं। तो सब आंसर करो। वेरी गुड। आप खुद पढ़ो। ज्ञानवाणी क्या है, यहां से आपको देखना है। इस तरह स्वयं प्रभा क्या है, यहां से आपको देखना है। ज्ञान क्या है, यहां से आपको देखना है। ज्ञान दर्शन क्या है, यहां से आपको देखना पड़ेगा। ओके। सो फिर आप यहां से कमेंट ये चूज करो, ए बी सी डी। यहां से ए के अंदर कौन सा आएगा, बी सी डी एंड ई। सब आंसर करो। वेरी गुड। बहुत अच्छा, ऐसे तुरंत आंसर करो। वेरी गुड। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। ए पार्ट। ए पार्ट क्या है, मतलब ए को आएगा थर्ड, ज्ञानवाणी। थर्ड क्या, फ्री डीटीएच चैनल फॉर एजुकेशन, ज्ञानवाणी है फ्री डीटीएच चैनल, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। बी है फोर्थ, स्वयं प्रभा। फोर्थ क्या है, टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड प्रोनाउंसिस फॉर एंगेजमेंट विद इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, है ना। स्वयं प्रभा यानी एक टैलेंट पूल है फॉर हायर एजुकेशन। इस तरह सी को फर्स्ट आएगा ज्ञान। फर्स्ट क्या, एफएम एजुकेशन रेडियो नेटवर्क, ज्ञान है एफएम एजुकेशन रेडियो नेटवर्क। डी है ज्ञान दर्शन, है ना। ई डी फिफ्थ आएगा इसको एजुकेशन टेलीविजन चैनल, है ना, ज्ञान दर्शन इग्नो की जो एजुकेशन चैनल है, तो दैट मीन्स डी को फिफ्थ आएगा। इस तरह सिक्स ई क्या है, ज्ञान धारा। ज्ञान धारा को सेकंड आएगा। इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस, इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस जो है वो ज्ञान धारा है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 15। एक यहां पे मैं बताऊंगा कि यानी इनको आप नोट डाउन करके रखो, कल के लिए आपको इनमें से एक ही पूछा जाएगा। फर्ज ज्ञान क्या है, ज्ञान दर्शन क्या है ना, स्वयं प्रभा क्या है, ज्ञानवाणी क्या है, ज्ञान धारा क्या है। तो ये 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन। सो आप इसको नोट डाउन अच्छे से करो, ठीक है। एक एक करके नोट डाउन करो, तो कल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। सो चलते हैं क्वेश्चन 15 पे, इसको देखो और आंसर करो। द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमरजेंस टैग रेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट इन पब्लिक सेक्टर, और यानी कौन से इनमें से जो इंस्टीट्यूशंस है जिनको मतलब अच्छा माना जाता है, इमिनेंट टैग जिनको मिला है गवर्नमेंट द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में, तो वो कौन से इंस्टीट्यूशंस है। फर्स्ट आईआईटी दिल्ली, बी आईआईटी बॉम्बे, सी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, फोर्थ है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, फिफ्थ है पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, सिक्स है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो यहां से आपको बताना है, इनमें से कोड चूज करना है। ए 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 4 मान के चलना है इसको, ठीक है। इसी तरह बी 1 2 एंड 6, सी है 4 5 एंड 6, डी है 1 2 4 एंड 6। तो सब आंसर करो। वेरी गुड। तो सब आंसर करो। वेरी गुड। ऐसे आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर। बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, 1 2 एंड 6। 1 है आईआईटी दिल्ली, 2 है आईआईटी बॉम्बे, 6 है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, आईआईएससी, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना आप। ओके। सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, इसको देखो और आंसर करो। इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट विच ओपन यूनिवर्सिटी इज द यंगेस्ट अमंग द फॉलोइंग, यानी अगर हम बात करेंगे ईयर की, किस ओपन यूनिवर्सिटी को यंगेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है, ठीक है। हाँ, यंगेस्ट यूनिवर्सिटी मीन्स कि यानी जो लास्ट पे ओपन यूनिवर्सिटी बनी है, ठीक है। हाँ, हाल हाल में जो बनी है। ए तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, बी कृष्णकांत हैंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी आसाम, सी पीटी सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ओडिशा। सो आप सब आंसर करो। वेरी गुड।
बहुत अच्छा, ऐसे आंसर करो। यानी यंगेस्ट यूनिवर्सिटी आपको बताना है, हिंदी वाले भी पढ़ो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। सो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, डी पार्ट। डी पार्ट क्या है? ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो है उड़ीसा में। तो ये जो यंगेस्ट स्टेट ओपन, ये ओपन यूनिवर्सिटी है। ओके, यानी इसको हाल हाल में बनाया गया है। एक होता है ओल्डेस्ट, जो पहले होती है, यंगेस्ट होती है जो हाल हाल में बनाई गई। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे, इसको देखो और आंसर करो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? क्या पर्पज है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का? ठीक है, हाँ, जो अडॉप्ट किया है, मतलब जो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए होते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उनका पर्पज क्या रहता है? ए, ऑब्टेनिंग रिजल्ट इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। बी, परमिटिंग नेगोशिएशन अमंग नेशन। सी, एस्टैब्लिशिंग ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। डी, कंसिडरिंग डेवलपिंग कंट्रीज एज अ ग्रुप। तो इनमें से आपको चार में से एक चूज करना है। यानी जो प्रिंसिपल्स बना अडॉप्ट किए जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, तो उनका क्या मकसद रहता है, उनका क्या पर्पज रहता है, ठीक है, ये बताना आपको। चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? एस्टैब्लिशिंग ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स रहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, यानी इकोनॉमी को बढ़ावा देना, ठीक है, एट नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे। तो दैट इज द पर्पज ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रिंसिपल्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे, इसको देखो और आंसर करो। द लीडरशिप एंड एग्जीक्यूटिव रोल इन हायर एजुकेशन सिस्टम इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया इज असाइन्ड टू। यानी जो लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव रोल रहता है हायर एजुकेशन सिस्टम में स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो इंडिया में होती है, ठीक है, तो वो लीडरशिप एंड एग्जीक्यूटिव रोल किसका रहता है यूनिवर्सिटी में? ए, चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। बी, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। डी, डीन ऑफ फैकल्टीज। डी, डीन ऑफ स्टडीज। सो आप सब आंसर करो, वेरी गुड। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका आंसर, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव रोल जो हायर एजुकेशन में रहता है, स्पेशली इन स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक है, तो वो किसका रहता है? वो रहता है वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी जो होता है उसका रहता है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, इसको देखो और आंसर करो। फॉर ensuring sustainability in the quality ethos of the university environment, which of the following would be considered high priority skill for a vice chancellor? यानी वाइस चांसलर का कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा स्किल माना जाता है इनमें से? ठीक है, वाइस चांसलर को जब रिप्रेजेंट किया जाता है एक यूनिवर्सिटी के लिए, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्किल उसके लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, टेक्निकल मैनेजमेंट स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, सी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स, डी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल। सो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा स्किल है वो। ठीक है, हाँ, चलो सब आंसर करो, वेरी गुड। ऐसे आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा, तुरंत आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपके इसका आंसर, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स जो है ये चेक किए जाते हैं व्हेन वाइस चांसलर इज सेट टू बी अलॉटेड फॉर सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी होगी तो वहां पे उसको चेक किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्किल्स कैसे हैं इसके। ठीक है, यस, सो आई होप यू गॉट इट। चलते क्वेश्चन नंबर 20। सो गाइज ये आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के टॉप 20 एमसीक्यूज का। ठीक है, सो इसको पढ़ो और आंसर करो।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी इग्नो के रिलेटेड कौन सा इनमें से करेक्ट है? A, it is an autonomous organization. B, it is devoted to promotion of open and distance education system. C, it conducts assessment and accreditates the state open universities. D, it has jurisdiction in respect of open and distance learning system in India and to the study centers outside India. So सब आंसर करो, वेरी गुड. इनमें से आपको कोड चूज करना है, ठीक है. ए है डी एंड ए, बी है सी एंड डी, सी है बी एंड डी, डी है ए एंड बी. तो सब आंसर करो, वेरी गुड. ऐसे आंसर आना चाहिए, बहुत अच्छा. तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा. ये रहा आपके स्क्रीन पे इसका आंसर. ए पार्ट डी एंड ए, यानी डी क्या है? इट हैज ए जुरिसडिक्शन रेस्पेक्ट ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम इन इंडिया एंड द स्टडी सेंटर्स आउटसाइड इंडिया. यानी इग्नो का जो रोल है, इग्नो के लिए करेक्ट कौन सा इनमें से? डी पार्ट है कि इसको मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम को बढ़ावा देना, ठीक है, और इसके स्टडी सेंटर्स पूरे इंडिया में बढ़ाना, ठीक है. और ए क्या है? इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है. सो आई होप यू गॉट इट. सो गाइस, ये द टॉप 20 एमसीक्यूज. सो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वो वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ठीक है. सो थोड़े लवली कमेंट्स देखेंगे. आज के जो लवली कमेंट्स है वो क्या है? पहला मेघा शर्मा का है. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन. थैंक यू मेघा. इस तरह सुमन चौहान, द बेस्ट लेसन आर नॉट लर्न फ्रॉम a book but from the heart of truly great teacher like Mudassir Amin sir. What you trying to write on the blackboard of our life can never be erased. Thank you so much sir for caring about our future. You are really a treasure for ourselves. Thanks. यानी मैं खजाना हूं, है ना. हाँ, तो आपके लिए थैंक यू सुमन. सबों के लिए मैं खजाना हूं. मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता हूं और एक्सप्लेनेशन भी लाता हूं. सो आई एम प्राउड दैट we will achieve this time JRF 100%, है ना. yes, so we will achieve 100% success. so study with Preeti, वो कहते हैं थैंक यू सर, योर टीचिंग मेथड इज सुपर. सो प्रीति बोलती है कि आपका टीचिंग मेथड जो है वो बढ़िया है ना. सफल पवन कुमार यादव बोलता है थैंक यू पवन, आपका और एक कमेंट आ गया. सफलता मिले न मिले अलग बात है, हम मेहनत न करें ये तो गलत बात है. नाइस क्लास सर, नाइस एक्सप्लेनेशन सर, आप बेमिसाल हो, आपकी कितनी तारीफ करें कम है. हैव ए ग्रेट डे, फैंटास्टिक क्लास सर. सर मेरे दिल में भगवान से पहले टीचर का दर्जा है, आप भी उसमें से एक हो. सो थैंक यू पवन, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, ठीक है. ऐसे शिवांगी पंज बोलती है, शायद ये शिवांगी पंजाब होगा या शिवांगी पुंज है. इसे बोला हेलो सर, मैं 3 और 4 दिन डेज से क्लास नहीं कर पाई, वो मेरा फोन खराब हो गया था इसलिए क्लास नहीं ले पाई. मैंने आपकी क्लास को बहुत मिस किया सर. सो थैंक यू. तो आपने क्लास को मिस किया है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. एकता यादव बोलती है हालत चाहे जैसे भी हो, धड़कनों में केवल जीत का नशा होना चाहिए. वेरी नाइस क्लास, थैंक यू सर. देखो ये भी मोटिवेशन है ना. एकता ने क्या बोला है, यानी हालत कैसे भी होगी बट उसके लिए हमें यानी लड़ना है, तो हमें मतलब एक जीत को हासिल करना है ना. यानी धड़कनों में केवल जीत का नशा होना चाहिए. हमारे पास एक नशा होना चाहिए, वो किसका नशा होना चाहिए ये सब बताओ. हाँ, जीत का नशा, ठीक है, ये ध्यान में रखना. इसी तरह आर के बोलती है थैंक सर, मुझे आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं चाहती हूँ आपकी क्लास 2 आवर्स की होनी चाहिए, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो. थैंक यू सो मच सर. आई एम सो हैप्पी सर, आई एम सो हैप्पी सर. सो आर के बोलते हैं बहुत खुश हूँ मैं, यानी आपकी क्लास 2 घंटे होनी चाहिए. देखो 2 घंटे के लिए टाइम अवेलेबल नहीं है ना, मतलब उसमें और एक क्लास होता है, उसके बाद 3 बजे आपका क्लास होता है कॉमर्स का शायद. तो इसी तरह जब टाइम मिलेगा तो हम ले लेंगे, बहुत टाइम है ना. यस. सो आर के थैंक यू इतना प्यार दिखाने के लिए. सो और भी कुछ लवली कमेंट्स है.
पीके श्रेयारन बोलता है थैंक यू सो मच गुरुजी एंड इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू प्लीज मेक सीरीज वाइज प्लेलिस्ट। सो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देखो चैनल पे, वहां पे बना हुआ होगा PYQs, ठीक है, MCQs सेशंस। तो सुमन चौहान बोलती है ऑल द एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क यू हैव इन्वेस्टेड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस कैन नेवर बी रिपेड इन मेयर words. We can only feel grateful for having a teacher like Mudassir Amin. Sir, you deserves extra marks for being a great human. Thanks a lot, sir. So thank you, Suman. आपने बहुत अच्छा, आपने दिल की बात बोली है ना, आप भी ऐसे दिल की बात बोलो, अगर आपको अच्छा लगता है आप दिल की बात बोलो। थैंक यू सुमन। इसी तरह राबिया अंसारी बोलती है ऑसम क्लास, वंडरफुल, यू आर द बेस्ट टीचर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जो आप ऐसे टीचर हमें मिले, स्टडी के साथ आप हमें मोटिवेट भी करते हैं, इससे हम लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा बढ़ता है। शुक्रिया सर जी। सो राबिया बोलती है बहुत अच्छा कमेंट इसने किया है कि सर हमें मोटिवेशन मिलती है ना, हम अच्छा मतलब अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, सो ऐसे आप रिविजन करते रहो, पढ़ते रहो और JRF को अचीव करके रखो, ठीक है। हाँ सर, आज अंजलि निषाद बोलती है सर आज की क्लास बहुत मस्त थी, ओसम, थैंक यू सर जी, थैंक यू अंजलि। इसी तरह सुमन बनीवाल बोलता है गुड आफ्टरनून सर जी, वेरी नाइस सेशन सर जी, थैंक यू सो मच सर जी। इसी तरह रंजना कुमारी, थैंक यू सुमन। इस तरह रंजना कुमारी बोलती है नाइस क्लास सर, आपका क्लास मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। आई एम सो लकी सर, जो मुझे आप जैसे हेल्प करने वाले टीचर मिले हैं, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू रंजना। इसी तरह अनीता सिंह बोलती है वेरी नाइस क्लास सर, थैंक यू। इसी तरह प्रंजल गुप्ता बोलता है थैंक यू सो मच सर, सर जी फॉर द क्लास। इसी तरह कुमारी ज्योति बोलती है सर आज की प्रॉब्लम की वजह लेट हो गई, आपकी क्लास इतनी बेस्ट होती है कि ब्रेक देने का मन ही नहीं करता, आपकी क्लास ग्रेट होती है। यानी कुमारी ज्योति का कहना है कि यानी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, यानी पूरा दिन चलेगा क्लास तो आप खुश ही रहोगे, है ना। हाँ, पूरा दिन पूरे MCQ चलेंगे तो आप थको, मतलब आप एग्जॉस्ट भी नहीं हो जाओगे, है ना, आप नहीं थक जाओगे, है ना। सो देखो ये आपका है प्यार, आपका प्यार बना रहना चाहिए। थैंक यू कुमारी जी, थैंक यू कुमारी ज्योति। सो यह और कुछ कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स लिए मैंने आज। शिखा रुखड़ है, थैंक यू सो सर, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और इस बार सबसे ज्यादा बच्चे फिलर फॉर्म के सिलेक्ट हो, होप फॉर द बेस्ट सर, थैंक यू शिखा रुखड़। इसी तरह मोनू स्वामी बोलते हैं सर SSA स्टैंड्स फॉर, देखो SSSA ये है NEP 2020 में, इसका मतलब है स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। S स्टैंड्स फॉर स्टेट, S स्टैंड्स फॉर स्कूल, S स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड्स, A स्टैंड्स फॉर अथॉरिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। स्टैंडर्ड यानी होना चाहिए, NEP 2020 ने बोला है कि इसमें स्कूल्स में क्या होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड सेटिंग होनी चाहिए और एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सो ये है SSSA स्टैंड्स, क्या होता है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। इस तरह NK ट्यूटर बोलता है थैंक यू सर जी। NK ट्यूटर का और एक कमेंट है सर जी गुड परफॉर्मेंस वंस अगेन, वेल, थैंक यू। इस तरह RK बोल थैंक यू सर, सो लविंग क्लास, नाइस टीच सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स, थैंक यू RK। जय श्री नाग बोलती है वेरी नाइस क्लास सर, आप क्लास ही खुद की परफॉर्मेंस समझ आती है, थैंक यू सर, थैंक यू जय श्री नाग। इस तरह सुमन बनीवाल का और एक कमेंट है गुड आफ्टरनून सर जी, वेरी नाइस सेशन, आज बहुत दिनों बाद अच्छे मार्क्स आए, थैंक यू सर जी। अंजलि निषाद बोलते हैं आपकी क्लास बहुत मस्त है सर, सुपर्ब, थैंक यू। शिल्पा विक्रम, आई थिंक मैंने इनको प्रेजेंट किया है, ये बोलते थैंक यू सर जी, वेरी नाइस सर जी, आज बहुत मजा आया आपकी क्लास अटेंड करके, थैंक्स सो मच सर, थैंक यू ऑल। सो गाइज ये है, थैंक यू एवरीवन, जो ऐसा प्यार दिखाने के लिए आप बने रहो, इन्हें प्यार दिखाओ, ठीक है। सो ये है UGC नेट गिव अवे, आप भी इसको जीत सकते हैं, ये 22 मई को है, आज ही है ना, यस। सो इसको आप हासिल कर लो, ठीक है। स्मार्ट वॉच को कौन जीत सकता है, स्मार्ट वॉच को। सो
सो आप नोट्स को कैसे डाउनलोड करोगे, आप इस वेबसाइट पे जाओ www.ugc-net.com, यहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक दे दीजिए, आप दिल से फीडबैक दे दो कि कैसा रहा आपको आज का जो एमसीक्यू सीरीज वो कैसा रहा, ठीक है। सो ऐसे ये कुछ फ्री क्लासेस है, इनका आप लाभ लीजिएगा और 2 PM का क्लास आप मिस मत कीजिएगा। अगर आपने इसको मिस किया तो आपने बहुत कुछ खो दिया। सो ये है फिलर फॉर्म के अचीवमेंट JRF अचीवर्स और ये है नेट अचीवर्स। आप भी मेहनत करते हो, आपका नाम नेक्स्ट टाइम इस लिस्ट में आ जाएगा। सो आपका कोई प्रश्न होगा, कोई क्वेश्चन होगा, उसको आप एड्रेस करो, उसको हम ले लेंगे। ओके, सो गाइज थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट नेक्स्ट एमसीक्यूज में, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को। यस, थैंक यू।